हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है जनाब आप लोगों के? तो उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई बैच में। उम्मीद करता हूं सब बहुत मजेदार होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे ढंग से रिवाइज भी करके आए होंगे। होमवर्क भी आप लोग करके आए होंगे। एक बार फटाफट से बताओ, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या? मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया ढंग से पहुंच रही है? हाँ जी। और क्या आप लोगों को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर ऑडियो में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए फटाफट से। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग। क्लियर है सब कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंगा नहीं है कुछ भी? एक बार थम्स अप करो अगर सब कुछ बढ़िया है तो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। बढ़िया, एकदम मस्त। अरे क्या बात, क्या बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे पीपीएल तो अपने को जीतना था ना यार, मतलब तुम समझ ही रहे हो। हैं? बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं ना, तो मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कल वाला ना, पीपीएल जो चला है एकदम जोरदार। मस्त मजा आया होगा ना? हाँ। ठीक है। तो बेटा आज वाला जो टॉपिक होने वाला है, आ, आज वाला जो टॉपिक होने वाला है वो, हाँ अरे मतलब हम लोग 3 लोग थे बताओ, फिर भी 4 लोगों को हरा दिया उधर। समझ रहे हो तुम? ऐसे ही है मतलब। हाँ, आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले बेटा जी देख लो फटाफट। हाँ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, अब इधर आ जाओ, पढ़ाई करते हैं। अब हो गया, काफी हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई बधाई होगी, खूब है। अभी अभी तो और भी होते रहेंगे कंपटीशन, ऐसे और हराएंगे उन लोगों को, है ना? देखो सबसे पहले तो हम लोग होमवर्क डिस्कशन करेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। आज वाले टॉपिक जो है ना, दो बहुत शानदार टॉपिक्स हैं। एक होगा आइडियल सॉल्यूशंस और एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये दो टॉपिक्स हैं जिनको आज की क्लास में हमें कवर करना है। कोशिश ये रहेगी दोनों एकदम बढ़िया ढंग से हम लोग कवर कर दें और नेक्स्ट जो क्लास हो उसमें एक नया चैप्टर, सॉरी नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइए 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 आइए। देखो जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था ये वाला, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सॉल्यूशन क्या मिला? अब पढ़ाई कर लो भाई, दादा पढ़ाई करो, इधर आ जाओ अब। ठीक है, बातें हो गई खूब सारी, अब आ जाओ होमवर्क डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है आपने 1196 प्लस 135। अच्छा, और कहता है एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, है ना? ये जो है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल एट 400 एट 40 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, हो गया क्या? ये क्वेश्चन हो गया था सब लोगों से पक्का? हाँ, प्योर इथाइल अल्कोहल का पूछा आपसे, इथाइल अल्कोहल का पूछा आपसे, और ये जो मोल फ्रैक्शन है किसका दे रखा है? मिथाइल अल्कोहल का। देखो अगर मान लो मैं फॉर्मूला लगाऊं ऐसे, पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है वो हम लोग लिखते थे। देखो अगर मान लो मैं मिथाइल अल्कोहल को एम से ए से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को ए से डिनोट कर रहा हूं और इथाइल अल्कोहल को बी से डिनोट कर रहा हूं, ऐसे कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पीएस क्या हो जाएगा बेटा? पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी। अब मैं देख पा रहा हूं, अब मैं देख पा रहा हूं कि जो सॉल्यूशन है ना उसमें मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दिया, मिथाइल अल्कोहल मतलब काइए दिया है, काइए दिया, इसका मतलब मुझे काई बी को हटाना रहेगा। जब मुझे काई बी को हटाना है तो मैंने क्या किया, काई बी की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस काइए लिख दिया। चलो पूरी इक्वेशन को काइए की फॉर्म में बना लो। तो ये क्या बन जाएगा? पी नोट ए, यहां पर काइए है ना, पी नोट ए काइए प्लस पी नोट बी, है ना? तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई? पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू काई ए प्लस पी नोट बी। ऐसे ही बन गया कि नहीं बना? ये इक्वेशन बनेगी आपकी फाइनल। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को एक बार आप गौर से देखो, है ना? इन दोनों इक्वेशन को आप गौर से देखो। आप एक चीज देखो, जो काई ए का मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर है? पी नोट ए माइनस पी नोट बी के, पी नोट ए माइनस पी नोट बी के बराबर है क्या? 119। और ये जो 135 है वो किसके इक्वल है? पी नोट बी के इक्वल है। पी नोट बी कितना हो गया? 135। बस
नहीं क्या? और अगर आपसे मान लो पी नोट ए की वैल्यू भी पूछे तो पी नोट ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 119 प्लस पी नोट बी। ठीक है, तो 119 में आप क्या करोगे? 135 जोड़ दोगे। बाकी कैलकुलेशन तो आप सॉल्व खुद से कर ही सकते हो। यस क्या? एक बार फटाफट बताओ, थम्स अप करो, कितने लोगों का सही मिला है? हाँ जी, कितने लोगों का सही मिला? एक बार फटाफट बताओ। अच्छा 199 है, सॉरी 199 है, सॉरी 199 है। लो 9 लिख दो यार, अपने हाथ में है ना, क्या करना है। ये लो 199 है। ठीक है ठीक है, हाँ 334, यस 334। ऑल राइट, क्या सब लोगों का यही मिला सॉल्यूशन? पी नोट बी जो आएगा 135 आएगा और दूसरा आएगा 334। ठीक है, ये मिला होगा मेरे हिसाब से, सबका यही मिला होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो आओ फिर आगे आओ, आगे। अच्छा ना, कैलकुलेशन कई बार क्या होता है ना बेटा, कई बार क्या होता है ना, मैं कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ ऐसे, है ना। तो मैंने देखा ऐसे कमेंट में देख रहा था, एक दिन बच्चों के ना, मैं कमेंट देखता रहता हूँ ऐसे, तो मैं देख रहा था, तो मैंने एक कमेंट देखा और उसमें कमेंट ऐसा था कि सर कैलकुलेशन तो आप पूरी कर दिया करो, कैलकुलेशन आप पूरी करते नहीं हो और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होता जा रहा है। एंड आई वाज लाइक, मेरे कैलकुलेशन नहीं करने से कॉन्फिडेंस कैसे खत्म हो गया भाई? और अगर कैलकुलेशन, हर चीज, छोटी छोटी चीज यार, अब इस कैलकुलेशन को मान लो मैं छोड़ दो, ये तो तुम कर सकते हो ना यार। तो मुझे समझ नहीं आया कोई, और मुझे शौक ना थोड़ा सा तब लगा, मुझे थोड़ा सा शौक तब लगा जब मैंने उस कमेंट पे लाइक्स देखे। ओ भाई, भर के लोगों ने लाइक कर रखा था, मतलब वो लोग भी ऐसे हैं जिनके मेरे कैलकुलेशन ना करने से कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता जा रहा है। मतलब मुझे एकदम से समझ नहीं आया कुछ कि ये क्या हो गया, मतलब, है ना। तो अगर तुम में से अगर कोई वो मेरी बात सुन पा रहा है कि मतलब मेरे कैलकुलेशन ना करने से अगर आपको कॉन्फिडेंस इतना मतलब हिल डुल जा रहा है, तो ये तो यार बहुत मुश्किल वाली बात है ना, ये बहुत मुश्किल वाली बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए, राइट, है ना। अब आप बड़े बच्चे हो गए यार, 12th क्लास में आ गए हो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो खुद से करो ना यार, है भाई। मैं तो वैसे ही मैक्सिमम कैलकुलेशन करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आप खुद से करोगे, थोड़ी सी मेहनत अगर आप घर पे करोगे, तो अपना जो सिलेबस है थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, है ना। और टाइमली सिलेबस खत्म होगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलेगा आप अपना बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करने के लिए, 11th का रिवाइज करने के लिए, और अपनी जेई और मेंस की प्रिपरेशन रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिलेगा, नहीं क्या? यस, है ना। आप समझदार हो यार तुम। लो आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन द वेपर फेज। टोलुइन को मैं टी से दिखा रहा हूं, तो वेपर फेज में इसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब आईटी निकालना है, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन हैविंग अ मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन 0.5। आप खुद देखो, अगर मुझे टोलुइन का मोल फ्रैक्शन 0.5 दे रखा है, तो एक बात बताओ, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.5 ही तो होगा। अरे भाई, दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा, मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तो अगर एक का 0.5 है तो दूसरे का भी 0.5 है। और क्या दे रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 119 दे रखा है, मतलब प्योर बेंजीन पी नोट बी का वैल्यू दिया हुआ है 119, और टोलुइन को मैं टी से दिखा रहा हूं, और पी नोट टी जो है बेटा वो कितना दिया है? 37 दिया है, ठीक है ना। ये हमें कैलकुलेशन क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है वो ये दे रखी है। ऑल राइट, ये दे रखा है मेरे हिसाब से। अब एक चीज देखो, और मुझे निकालना क्या है बेटा? मुझे निकालना है वाईटी का वैल्यू। देखो वाईटी क्या होता है? वेपर प्रेशर, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पीटी अपॉन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यही होगा फॉर्मूला, आप लोगों को पता ही है। अब देखो, मुझे पीएस निकालना है सबसे पहले, तो बेटा पीएस किसके बराबर होगा बताओ? पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? पी नोट बी बेंजीन का इंटू बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, पी नोट टोलुइन का इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। बताओ ये वैल्यू कितनी मिली आपको? ये मिलेगा 119 इंटू हाफ, प्लस ये कितना मिला? 37 इंटू हाफ। जल्दी से बताओ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना मिला आपको? जल्दी बोलो बेटा, ये देखो जल्दी बताओ कितना मिला। ये होगा 59.5 और ये हो जाएगा 18.5। ये कितना मिला? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना मिल गया? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना यार, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना मिलेगा? जल्दी जल्दी बताओ देखें, या मुझे ही ऐड करना पड़ेगा? 78 पक्का? अरे सोच लो एक बार, देखो ये कितना हो गया? 0 हो गया, और 9 दूनी 18, 5 और 6 और 1 7। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, है ना। पीएस कितना मिल गया? 78 मिल गया। अगर मुझे पीएस 78 मिला, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज, उसका फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला है सर पीटी अपॉन पीएस, और पीटी क्या होगा? पी नोट टी इंटू काई टी डिवाइडेड बाई पीएस। पीएस हमारे पास है 78, पी नोट टी कितना दे रखा है टोलुइन का? देखो
टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर पी नोट कितना दे रखा है 37, और इसका मोल फ्रैक्शन सर हाफ है ना 0.5 डिवाइडेड बाय 78। आप लोगों ने अगर कैलकुलेशन करी होगी ईमानदारी से तो ये 0.237 मिला होगा और ऑप्शन नंबर बी मिला होगा। बताइए ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने सही किया है, खुद से किया है और खुद से सॉल्व किया। आईटी कसम है तुम्हें, झूठ मत बोलियो, देख लो। यस, ऑल राइट, पक्का। हाँ अच्छा, मैच कर गया। लो देखो, आओ देखिए अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क था। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 50 एंड 100। मतलब पी नोट ए कितना दे रखा है बेटा 50 टॉर दे रखा है, और पी नोट बी दादा कितना दे रखा है 100 दे रखा है। इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब काई ए अगर 0.3 है तो बताइए काई बी कितना होगा। अरे सर 0.7 होगा ना सर, कैसी बात कर रहे हो। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन द वेपर फेज, मतलब वाई बी का वैल्यू मेरे से पूछा है, ये मुझे यहां से फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो वापस से देखो वाई बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वाई बी हो जाएगा सर पी बी अपॉन पी एस, यही बनेगा। अच्छा सर पी एस निकाल लेते हैं सबसे पहले। पी एस क्या होगा, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। जल्दी से बताओ तो बेटा पी नोट ए कितना है 50 है सर, काई ए कितना है 0.3 है, पी नोट बी 100 है सर, और ये कितना है 0.7 है ना। तो ये 5 इंटू 3 कितना बन गया 15, और 10 इंटू 7 70, ये कितना हो गया 70 80 5 85। अरे बोलो ना यार, पी एस ये मिला कि नहीं मिला, अरे बोलो। अच्छा सर, अच्छा पी एस ये मिल गया, तो अब देखो वाई बी का फॉर्मूला लगा दो, वाई बी हो जाएगा पी बी अपॉन पी एस। पी बी क्या है सर, पी नोट बी काई बी है, डिवाइडेड बाय पी एस। पी नोट बी कितना दिया है क्वेश्चन में सर 100 दिया है, और सर काई बी कितना है हमारे पास, काई बी है सर 0.7, और डिवाइडेड बाय पी एस कितना, पी एस कितना 85 है। तो ये कितना मिल गया 70 अपॉन 85। आप क्या करो ना, इसको 5 से डिवाइड कर दो, आप इसको 5 से दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना बढ़ेगा 14 इंटू 5 70, और ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 5 85। अच्छा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ये किसके बराबर है, ये x अपॉन 17 के बराबर है। तो यहां से बेटा जी x का वैल्यू कितना मिल गया 14 मिल गया। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है यार, ये जेईई मेन 2022 में पूछा गया था, ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है ना। और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में जेईई मेंस के और भी क्वेश्चंस थे जो सॉल्व किए थे। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि भैया जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने लायक होते हैं, आप लोग कर पाओगे बहुत ही आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस तो आया होगा ऐसे क्वेश्चंस करके। यस, कोई परेशानी नहीं, मैच कर गया सबका मैच कर रहा है बढ़िया से। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए फिर एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी और एक और दिया था, और ये क्वेश्चन था 2020 जेईई का, है ना, सितंबर में ये क्वेश्चन, ये 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था इसका। अच्छा जी 2020, देखो क्या कह रहा है, कहता है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन हेक्सेन एंड 3 मोल्स ऑफ एन हेप्टेन। देखो हम लोग क्या करते हैं, हेक्सेन के लिए ए लिख देते हैं और हेप्टेन के लिए बी लिख देते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ एन हेक्सेन दे रखा है, मतलब ए का मोल 1 दे रखा है, और बी का मोल कितना दे रखा है 3 दे रखा है। यस, तो यहां से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा सर, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो 1/4 आ जाएगा, बोलो। और काई बी कितना हो जाएगा यहां से सर 3/4 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कोई परेशानी नहीं। और हमें ये जो सॉल्यूशन था इसका टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है 550 mmHg। हाँ ना बोलते रहो भाई, ठीक है सर, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारी कहानी क्लियर है। और देखो लास्ट में कहीं ना कहीं लास्ट में क्या दे रखा है इसने, और क्या पूछ रहा है हमसे, द वेपर, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ एन हेप्टेन इन इट्स प्योर स्टेट। अच्छा ये बात है, मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, एन हेप्टेन का वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट, मतलब मेरे से पी नॉट बी का वैल्यू, हेप्टेन को हम लोग बी से दिखा रहे हैं ना, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैंने क्या किया कि इक्वेशन बना ली। देखो पीएस का फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होगा जनाब, ये होगा सर पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी।
क्या फॉर्मूला यही बनेगा। पीएस मेरे पास कितना है 550 है सर। सर हमारे पास पी नोट है क्या, नहीं है। क्या हमारे पास काई ए है, सर बिल्कुल है, 1/4 है। क्या हमारे पास पी नोट भी है, सर नहीं। क्या हमारे पास काई भी है, सर बिल्कुल है, 3/4 है। यस, अरे बोलो। तो यहां से देखो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, क्या ये 2200 हो जाएगा क्या। अरे ये इक्वेशन सबकी मिल रही है क्या, एक बार चेक करना अपनी, एक बार अपनी इक्वेशन चेक करना जरा। हाँ जी, अरे बोलो, क्या आपको ये वाली इक्वेशन मिल रही है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अबे आरसीबी वाले कौन है भाई, ब्लॉक होना है क्या 1 महीने के लिए, क्यों भाई। अबे आरसीबी पेट नहीं भरेगी तुम्हारा, ये पेट तो ये जेई का एग्जाम में भरेगा। ये इक्वेशन मैच करिए। अब देखो, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि इफ सेम टेम्परेचर पे, अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। कहता है 1 मोल ऑफ एन हेप्टेन और ऐड कर दिया हमने, 1 मोल ऑफ एन हेप्टेन और ऐड कर दिया। हेप्टेन और ऐड कर दिया मतलब जो ए के मोल्स थे आज भी 1 ही रहे, लेकिन जो बी के मोल थे आज वो कितने हो गए, 4 हो गए। ये क्वेश्चन में कहा एक और मोल ऐड कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। देखो ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 और बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा 4/5, है ना। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 10 mmHg बढ़ गया। इसका मतलब आज जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पहले कितना था 550, आज कितना हो गया 560। बोलो क्या यही कहा गया इसमें क्वेश्चन में। तो अब देखो मुझे क्या करना है, सीधा सा वापस फॉर्मूला लगाना है, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ठीक है। लेकिन आज पता है क्या है, आज मेरे पास जो पीएस है ना वो है 560, पी नोट ए मेरे पास आज भी नहीं है, मेरे पास काई ए का वैल्यू आज कितना है 1/5, पी नोट बी मेरे पास आज भी नहीं है, और मेरे पास काई बी का वैल्यू कितना है बेटा 4/5। तो यहां से देखो पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी इज इक्वल टू 2800। क्या आप लोगों को ये वाली इक्वेशन मिली, हाँ जी, क्या आप लोगों को ये वाली इक्वेशन मिली। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अरे बोलो ना यार, क्या आपको ये वाली इक्वेशन मिली क्या, ये 2 इक्वेशन मिली। और अब क्या करो, अब क्या करो, आप ना इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, और जैसे आप माइनस करोगे आपको पी नोट भी मिल जाएगा 600। 600 इसका फाइनल सॉल्यूशन है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चेक कर लीजिए भाई, जिसको विश्वास ना है वो चेक कर लो दादा, जिसको विश्वास नहीं है चेक कर लो भाई। मिल गया सब लोगों को, ठीक है। हाँ बेटा ध्यान रखो, 1 मोल ऑफ एन हेप्टेन ऐड किया है ना, बी का मोल ऐड हुआ है सिर्फ, बी का पहले 3 मोल थे, अब बी के मोल 4 हो गए। जो मोल्स ऑफ ए है उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितना कल था आज भी उतना ही है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो चीज यहां तक हम लोगों ने पढ़ी है ना, ये रॉल्ट्स लॉ में हमने केस लिया है। ये रॉल्ट्स लॉ में हमने कौन सा केस लिया था, देखो मैं याद दिला देता हूं, तुम्हारी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है मुझे ऐसा लग रहा है। रॉल्ट्स लॉ में हमने एक ऐसा केस लिया था जब 2 वोलेटाइल लिक्विड्स थे, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स थे। बताइए, अरे क्या यही वाला केस लिया था क्या हम लोगों ने, जल्दी बोलो ना यार, क्या हम लोगों ने यही केस लिया था। ए और बी 2 वोलेटाइल लिक्विड थे, ए की वेपर बन रही थी, बी की वेपर बन रही थी। हमने कहा था जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी के इक्वल होगा। ये चीज हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा अब एक चीज देखो, जो अगला केस हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये दूसरा केस है, ये दूसरा वाला केस है। इस केस में क्या हो रहा है, सुनना जरा बात, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं और लिक्विड ले रहे हैं। मतलब आपका जो सॉल्वेंट है, जो आपका सॉल्वेंट है वो तो आज भी लिक्विड है, लेकिन जो आपका सॉल्यूट है ना महाराज, सॉल्यूट कौन हो गया है, सॉलिड हो गया। आज लास्ट वाले क्लास में हमने दोनों लिक्विड लिए थे, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, लेकिन आज क्या हो गया, आज क्या हुआ है, सॉल्यूट है सॉलिड और लिक्विड है सॉल्वेंट, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दो, जो आपका सॉलिड है ना, ये सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल है। अच्छा ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, देखो सॉल्वेंट को हम लोग, मैंने बोला था ए से दिखाऊंगा मैं, और सॉल्यूट को मैं दिखाऊंगा बी से,
ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जो पी नॉट बी है उसकी वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताइए, इसमें समझ आएगा। इसमें हाँ हाँ बेटा, फिगर ये मैं बनवा चुका हूं आपको, ये मैं पहले बनवा चुका हूं सिर्फ समझाने के लिए वापस से। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, तुम्हें अभी याद आएगा। तुम एक बार फटाफट मुझे बता दो पी नॉट बी का वैल्यू कितना होगा, अगर आपको ये बात, मेरी बात समझ में आई है तो कितना होगा? 0। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ना। अच्छा, अगर नॉन वोलेटाइल है तो मैंने बोला था भैया नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जिसकी वेपर नहीं बनेगी, मैंने बताया था ना तुम्हें। अरे याद है क्या तुम्हें? इसकी वेपर नहीं बनेगी बेटा, अगर इसकी वेपर नहीं बनेगी तो पी नॉट बी कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अच्छा, अगर पी नॉट बी 0 हो गया तो याद करो, देखो पीएस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, है ना। और अगर आपका पी नॉट बी 0 है, इसका मतलब जो पीएस का वैल्यू होगा आज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? सर आज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट ए काई ए के ही इक्वल होगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर 0 हो चुका है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बहुत आराम से समझ में आ रही है ना? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के। अच्छा, ये जो पी नॉट एक आई है वो किसके इक्वल है? सर ये तो पीए के इक्वल है, और पीए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से होगा, क्योंकि सॉल्यूट की वेपर नहीं बनेगी, उसका वेपर प्रेशर 0 है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज तुम्हें याद है, एक चीज तुम्हें याद है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, याद करो। एक एग्जाम्पल मैंने बोला था, एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है ना। हमने क्या कर रखा है? प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है, मतलब वाटर ले रखा है। और मैंने बोला था कि वाटर के 50 मॉलिक्यूल मान लो आपने सरफेस पे ले रखे हैं। वाटर के कितने मॉलिक्यूल सरफेस में बेटा? 50 मॉलिक्यूल हैं। तो जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था तो जो वेपर बन रही थी वो कितने मॉलिक्यूल की वजह से बन रही थी? सर 50 मॉलिक्यूल की वजह से वेपर बन रही थी। बहुत बढ़िया। तो जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है मान लेते हैं उसको कितना? P1। फिर मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि इसी में क्या करो, आप एक सॉल्यूट ऐड कर दो। क्या ऐड करो? सॉल्यूट ऐड कर दो, और वो सॉल्यूट ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो? नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब आप देखो, जो आपकी सरफेस है, सरफेस पे जगह तो 50 मॉलिक्यूल की है, लेकिन कुछ सरफेस पे कुछ जगह पर आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो भी आ जाएगा, उसकी वेपर बनेगी नहीं। तो सरफेस पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कम हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बताओ, बताया था ना मैंने आपको, सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो गए। मान लेते हैं आज सरफेस पे सॉल्वेंट के सिर्फ और सिर्फ कितने मॉलिक्यूल रहे? सर 30 मॉलिक्यूल रहे। तो जो आज वेपर बनेगी वो कितने मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेगी? 30 की वजह से बनेगी। आज जो वेपर बनेगी बेटा कितने मॉलिक्यूल की वजह से? 30 की वजह से। मान लेते हैं आज जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? P2। पहले जो वेपर बन रही थी 50 मॉलिक्यूल की वजह से बन रही थी, आज वेपर सिर्फ 30 मॉलिक्यूल की वजह से बन रही है। तो मुझे एक बात बताओ, P1 और P2 दोनों में से किसका वेपर प्रेशर कम होगा? P1 और P2 में से कौन सा वेपर प्रेशर कम होगा? जल्दी से बताओ फास्ट। P1 और P2 इन दोनों में से क्या ये बात सही है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब P1 जो होगा वो P2 से ज्यादा होगा, है ना। सर ये 20 जो बाकी 20 बच गया उस पे क्या हुआ? अरे भैया वो जो 20 था उसमें कौन आ गया? सॉल्यूट आ गया, है ना। बाकी जो 20 पोजीशन बच गई उसमें कौन आ गया? सॉल्यूट आ गया, बस। और सॉल्यूट की वेपर बनेगी नहीं। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, ये चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर आपने प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा। इस बात को आपको याद रखना है। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, मान लो मैं ग्राफ बना लूं छोटा सा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। ये चीज तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैंने वापस समझा दिया आपको क्योंकि ये टॉपिक दोबारा आ गया इस वजह से। अगर मान लो मैं यहां पर वेपर प्रेशर लिख दूं, यस, और यहां मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं किसका? भाई आज तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही है ना। तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख देता हूं, मतलब काई ए लिख देता हूं। मान लेते हैं यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है, यहां पर मोल फ्रैक्शन 1 है।
ठीक है, अब आप सोच के देखो, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी 0 होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मोल आपका वेपर प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यस, तो जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो पी नोट एक आई ए के इक्वल होगा, है ना। इस वाले पॉइंट पे काई ए का वैल्यू 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0। आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बेटा, देखो काई ए का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे काई ए का वैल्यू बढ़ेगा, क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी बढ़ेगा? सर बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखो इस वाले पॉइंट पे काई ए का वैल्यू कितना हो गया? 1। और अगर काई ए का वैल्यू 1 हो गया तो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? पी नोट ए के इक्वल। तो आज जो ग्राफ बनेगा ना, यस, आज जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनेगा? सॉल्वेंट की वजह से बनेगा। इस वाले में सोल्यूट का कोई कर्व नहीं आएगा, बी का कोई कर्व नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बी का वेपर प्रेशर कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। तो जब बी का वेपर प्रेशर 0 है तो जो आपका ग्राफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्वेंट की बात करेंगे, सोल्यूट की बात नहीं होगी। क्लियर है क्या ये बात? हाँ जी, क्लियर, समझ में आई ये बात? तो बेटा आपको ये वाला जो डायग्राम है ये हम लोगों ने पहले बना रखा है, सिर्फ ये वाली जो चीज है वो नोट करनी है। ठीक है क्या? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली जो चीज है वो नोट करनी है। फटाफट से नोट कर लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। नोट करो, देखें जल्दी से बेटा। हाँ हाँ बेटा, नोट करना है ना, इधर वाला नोट करना है, जल्दी से इधर वाला नोट करो बस। और ना कुछ ज्यादा पूछा मत करो कि सर कौन सा नोट करना है कौन सा नहीं करना। भाई अगर ज्यादा नोट कर लोगे तो कोई सेहत में खराबी थोड़ी आ जाएगी। ऐसा थोड़ी ना वो हजम नहीं होगा, वापस बाहर आने लगेगा, है ना। अगर कोई चीज छूट जाएगी तब दिक्कत है, अगर ज्यादा लिखा है कॉपी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हो गया डन, पक्का? ठीक है। अब बेटा जिसका नहीं हो पाए ना, जिसका नहीं हो पाए वो एक बार बाद में कर लिया करो, है ना। जैसे क्लास खत्म होती है ना तो 5-10 मिनट में नोट्स एक बार वापस देख लिया करो कि कोई पोर्शन मेरा छूट तो नहीं गया, है ना। आप थोड़े बड़े बच्चों की तरह बिहेव करो। जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, कॉलेज में जाने वाले हो भाई। हाँ देखो, देखो वही चीज इसने लिखी है जो मैंने आपको समझाई है ना, एज इट इज वही चीज यहां लिखी हुई है कि वेपर, ये सारी चीज आपको नोट करनी है, मैं समझाता जा रहा हूं, है ना। आप नोट कर लो क्या कहता है। लिखता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। ये मैं बता ही चुका हूं, है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ये वाले पॉइंट हमने बात कर लिया, और इसका रीजन यहां लिखा है, क्यों कम होता है, क्यों कम होता है उसका रीजन यहां पर लिखा है। ठीक है, अगर आपको रीजन खुद से समझ में आया हुआ है कि भाई सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पे कम हो जाएंगे पर यूनिट एरिया, अगर आपको वो चीज समझ में आई हुई है तो ये वाला पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको वो चीज लग रहा है कि यार कभी भूल जाएंगे तो आप ये वाली लाइन नोट कर सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा है, इन द सॉल्यूशन द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट्स रिड्यूस्ड, है ना। 50 से 30 हो गए थे, याद है। Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface is correspondingly reduced, thus the vapor pressure is also reduced. Same वही चीज लिखी है जो मैंने आपको समझाई है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि यार क्या पता कल को हम लोग भूल जाएं, तो ना भूलो इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद ये चीज तो हमें समझ में आ गई, जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है भाई। ये वाला जो पॉइंट है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ये कहता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, जो आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कहता है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब आप जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा। इस वाले केस में जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो आप डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, है ना। कौन सा सॉल्यूट ऐड किया है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है कहानी उस पर चलेगी। ठीक है ना, क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? क्या ये बात सही है? क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, क्लियर।
अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आ रही आज, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही आज, आज इतनी स्पैमिंग क्यों हो रही है? हाँ भाई, क्या खा के आए हो सैटरडे संडे? नोट करो इसको, आप नोट करो, देखें, नोट करो बेटा, नोट करो, जल्दी से नोट करो। और ये भी रीजन बताओ कि आज क्या हो गया ऐसा? आज कुछ कुछ गलत चीज खा ली थी क्या? सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी थी, है भाई? या फिर किन्हीं गलत लोगों से पाला पड़ गया तुम्हारा है? या फिर मतलब अब ज्यादा सच्चाई का ज्ञान हो रखा है? हुँ? हाँ जी, वाह, नोट किया। आगे चले। अच्छा पीपीएल का सर है क्या ये? हाँ, अब मैं बोलता हूँ अलग सर को कि सर ये पीपीएल वीपीएल बंद करवाओ, क्योंकि जैसे ही पीपीएल होता है अगली क्लास में इतनी स्पैमिंग होती है ना? तो इसको बंद करवाओ सर, खत्म करवाते हैं ऐसी चीजों को। यार ऐसे तुम पढ़ाने नहीं दोगे और इतना डिस्ट्रैक्शन होगा तो तुम खुद कैसे पढ़ पाओगे भाई? खुद कैसे पढ़ पाओगे यार? इतने सारे कमेंट्स करते हो, सोच के देखो। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, लेकिन भाई अगर आपको नहीं है तो आपके छोटे भाई बहन है ना, आप आपके पड़ोसी यार दोस्त ही हैं जो यहाँ पढ़ने आए, तो कोशिश क्या करो कि स्पैमिंग करो ही ना यार, क्यों करना है? नहीं क्या? अच्छे बालक बनो, है ना? बालिकाएं भी कुछ, है ना? आ जाओ देखें। अब इसके बाद बेटा हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, है ना? कोई बहुत नई चीज नहीं है ना? बिल्कुल नई चीज नहीं है, बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है, लेकिन लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है? और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन? देखो, जो आपके लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उनको आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस उन सॉल्यूशंस को बोला जाता है जो रोल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। मेरी बात समझ में आई? किसको? रोल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। सर रोल्ट्स लॉ को फॉलो करने का क्या मतलब हुआ? कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए अगर पी नोट एक आई है प्लस पी नोट बी का आई बी के, इसका मतलब वो रोल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाएगा आइडियल सॉल्यूशंस। और जो सॉल्यूशंस रोल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको बोला जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बहुत ही सिंपल सी बात है सर, इसमें क्या चीज है? ये तो बहुत सिंपल लग रही है हमें। बेटा दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि सॉल्यूशंस कब रोल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा और कब नहीं करेगा, बस ये चीज आपको समझनी है, कब वो आइडियल होगा और कब वो नॉन आइडियल होगा। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, उसके बाद आइडियल सॉल्यूशंस की, फिर उसके बाद आगे इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आ जाइए, देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूं बेटा? सॉल्यूशंस विच ओबे रोल्ट्स लॉ, है ना? किसको किसको ओबे करते हैं जनाब? रोल्ट्स लॉ को। विच ओबे रोल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सारे बालक ये सोच रहे होंगे कि सर ये एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना भी ऐड करो, सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना भी हो, कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा रोल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है ना? आर नॉन एज रोल्ट्स लॉ, ठीक है ना? आर नॉन एज रोल्ट्स लॉ, उसको बोला जाएगा रोल्ट्स लॉ। अच्छा, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है? आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर दो लिक्विड डाल दिए, ए और बी, है ना? दोनों के दोनों वोलेटाइल है, दोनों की वेपर बनेगी। तो रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इसका वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो। यस, आप इसका वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा रोल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग? पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी, इतना ही होगा, है ना? ये रोल्ट्स लॉ है। आपने क्या किया, थ्योरेटिकली इस कैलकुलेशन से, ये कैलकुलेशन तो थ्योरी है ना, इस कैलकुलेशन से, अरे आर नोन एज, ओहो आइडियल सॉल्यूशन, अरे आइडियल सॉल्यूशन, बताओ बताओ बताओ, हाँ हाँ, अरे आइडियल सॉल्यूशन आएगा भाई। देख रहे हो, इतना ध्यान अगर तुम पढ़ाई पे दे दो ना, इतना ध्यान तुम पढ़ाई पे दे लो ना, मैं बता रहा हूं, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। जितना ध्यान तुम मास्टर की गलती निकालने पे देते हो ना, उतना ध्यान पढ़ने में दे दो तो बस बेड़ा पार है तुम्हारा। हाँ देखो, ये जो वैल्यू है ना बेटा,
ये जो वैल्यू है ना, ये है थ्योरेटिकल वैल्यू। ये कौन सी है बेटा? थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना। अब आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड किया। आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड किया। अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, तो एक बार याद रखना, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने ऑब्जर्व किया है ना, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, या फिर आप इसको थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो। अगर आपका वो सॉल्यूशन आइडियल होगा, अगर वो सॉल्यूशन आइडियल होगा, तो जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड बोल दो या फिर एक्सपेरिमेंटल बोल दो, है ना, कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। आपने बाई एक्सपेरिमेंट वेपर प्रेशर फाइंड किया, और एक आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के वेपर प्रेशर फाइंड किया। अगर वो सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है, तो ये थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमेशा इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी बेटा, करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अभी देखो, अभी समझ में आएगा आपको। आइडियल सॉल्यूशंस बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, आप बोलोगे सर कंडीशन क्या है इसकी? कंडीशन क्या है? सुनना, आपने क्या कर रखा है, एक लिक्विड, दो लिक्विड को मिक्स किया ना, ए और बी को। मान लो आपने जो एक कंटेनर ले रखा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड अकेला ए है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स हैं? ए के पार्टिकल्स हैं। लिक्विड ए है तो बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे। तो अगर इन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको मैं दिखा रहा हूं ई ए से। ये ई ए क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड ए पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब सोचो, अब देखो, दूसरा लिक्विड आपने बी ले रखा है ना, और ये जो बी के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको मैं दिखा रहा हूं ई बी से। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही आपने इन दोनों को मिक्स किया, मुझे एक बात बताओ, अब एक नया इंटरेक्शन सेटअप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे जल्दी बोलो ना यार। भाई ये तो अकेला ए था, तो इसमें ए पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब ये अकेला बी है, इसमें बीबी पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो एक नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेटअप हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा ई ए बी। मेरी बात समझ में आई? ये जो मैंने ई ए ई बी बी ई ए बी समझाया, इसका मतलब समझ में आया ना? क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसी चीज को मैं अगले वाली स्लाइड पे लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसी चीज को मैं अगली वाली स्लाइड पे लेके चल रहा हूं। ई ए का मतलब क्या है? ये है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, क्योंकि तुम भूल जाओगे, मुझे पता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड ए पार्टिकल्स, ठीक है, ऑल राइट। और ई बीबी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड बी पार्टिकल्स। और ई ए बी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब सुनना मेरी बात, जो मैं अगली लाइन कहने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुमने इस बात को पकड़ लिया तो कहानी समझ में आ जाएगा। हाँ, कंटेनर, अरे भाई कंटेनर बंद रहेगा हमेशा, कंटेनर हमेशा बंद रहेगा, कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया ना हमने? हाँ, कंटेनर बंद रहेगा, तभी वेपर प्रेशर की बात करेंगे ना, नहीं तो वेपर तो उड़ जानी है ना। अच्छा, अब देखो होगा क्या, अगर आपका लिक्विड सॉल्यूशन, अगर आपका जो ये सॉल्यूशन बना है, दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन बना है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताऊं कंडीशन क्या है? फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमेशा बराबर होगा। ई ए बी की जो वैल्यू है वो बराबर होगी बेटा ई ए या फिर ई बी बी के बीच। ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। मेरी बात आपको समझ में आई? ए पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीबी पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए बी पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा सेम रहेगा, तभी आप उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान लो कहीं पर ऐसा हो, सुनना मेरी बात,
तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो कहीं पर वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी? ईमानदारी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। अगर कहीं पर वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी? जल्दी बोलो बेटा। सम नहीं होता ऐसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ता नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे जुड़ता नहीं है कि 2 + 4 6 कर दिया, ऐसे नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, रिलीज होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैक्सिमम लोग मैं देख पा रहा हूं, जो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं एनर्जी रिलीज होगी, मतलब बेटा प्रोसेस जो होगा ना वो एक्सोथर्मिक होगा। बिल्कुल सही बात है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमेशा एनर्जी रिलीज होती है ना, इस बात को याद रखो। और अगर इसका उल्टा है कि अगर मान लो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, है ना, जब भी वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा। मेरी बात समझ में आई है ना? तो इस चीज को जिन लोगों को पता है केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस बात को याद रखें। जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, जब भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, यहां पर पहले भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना था, मिक्स करने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है, तो एक बात बताओ, क्या कोई एनर्जी रिलीज होगी या फिर देनी पड़ेगी, या फिर ना रिलीज होगी ना देनी पड़ेगी? इस वाले केस में क्या होना पड़ेगा? इस वाले केस में क्या होगा, मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इस वाले केस में क्या होगा बेटा? जब भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना, जब भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता, जब भी कोई बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी डिक्रीज करती है। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो ना सर, पहले भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना था, मिक्स करने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम ही है, तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहले था अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है। इसका मतलब सर ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी और ना ही एनर्जी रिलीज होगी। उसको बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब मिक्सिंग में एंथैल्पी चेंज जीरो होगा। दैट मींस नो हीट released or given during mixing, है ना? जब आप मिक्स करोगे तो ना तो हीट रिलीज होगी और ना ही देनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू कितनी होगी? वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम पे फर्क कैसे? वॉल्यूम पे फर्क कैसे? मान लो आपने ए का ले रखा है 10 ml, ए का कितना ml लिया है? 10 ml मान लो, है ना? ए का कितना ml लिया बेटा? 10 ml। और बी का कितना लिया? 20 ml मान लेते हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा ना उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 30 ml। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर हमेशा ऐसा ही तो होता है, 10 ml में 20 ml ऐड करोगे तो 30 ml ही तो आएगा। सर इसमें नई बात क्या? नहीं बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होता। यहां पर इसलिए हो रहा है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सोच के देखो, मैं एक केस तुम्हें बताता हूं, सुनना मेरी बात, बहुत गौर से सुनना। सोचो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और जब आपने मिक्स किया तो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। एक बात बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे? बोलो। यहां पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर थे, ए के पार्टिकल बीबी के पार्टिकल दूर दूर थे। जैसे आपने उनको मिक्स किया सर वो पार्टिकल नजदीक आ गए। अच्छा, अगर नजदीक आ गए तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? सर वॉल्यूम तो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर उस केस में आप इस सॉल्यूशन का वेपर अगर वॉल्यूम चेक करोगे ना तो वो वॉल्यूम 10 + 20 30 नहीं होगा, वो 30 से कम होगा, बिकॉज अब पार्टिकल्स नजदीक आ चुके हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? बहुत प्यारी चीज पढ़ रहे हो। और अगर इसका उल्टा हुआ, सोच के देखो, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, जब आपने इनको मिक्स किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच कम हो गया, इसका मतलब ए और बी के पार्टिकल एक दूसरे से ज्यादा दूर है। अगर दूर है तो सर वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर इसका वॉल्यूम 10 ml है, इसका वॉल्यूम 20 ml है, तो सर इसका वॉल्यूम 30 से भी ज्यादा हो जाएगा। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो?
बेटा 10 + 20 30 तभी रहेगा जब वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। वो तभी रहेगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तभी आपका जो वॉल्यूम होगा वो 10 + 20 30 रह पाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? है ना? ये बहुत ही प्यारी चीज है। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले केस में होगा जिसको हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया बेटा, है ना? तो डेल्टा वी मिक्स भी इस केस में कितना होगा? 0 होगा, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स, है ना? सॉल्यूशन का जो आपका वॉल्यूम होगा वो दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। बहुत प्यारी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? समझ गए? बहुत बढ़िया बेटा। अब एक चीज और बताओ, जब आपने ए और बी दोनों को मिक्स किया, यहां पर मिक्स कर दिया, तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा? मैं क्या कह रहा हूं सुनना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैसे पता लगेगा? अभी रुको, थोड़ा रुको अभी, है ना? कैसे पता लगेगा उसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि हो रहा है ऐसा, है ना? तो वो वाला केस देखो। हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए या फिर सेम रहनी चाहिए? बताओ, देखें क्या लगता है। सर एंट्रोपी होती क्या, पहले तो ये बताओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अबे एंट्रोपी का नाम सुने हो आज से पहले? है भाई, एंट्रोपी का नाम सुने हो मुन्ना? सुना लग रहा है या सुना लग रहा है सर? है? अरे एंट्रोपी का मतलब होता है रेंडमनेस। क्या मतलब होता है? रेंडमनेस। देखो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक क्लास है और क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं। एक टीचर आया, उसने बोला कि लड़कियां सिर्फ इस साइड बैठेंगी, लड़के सिर्फ इस साइड बैठेंगे। ठीक है? तो यह है कि भाई क्लास में एकदम बढ़िया ढंग से ऑर्डर बना रखा आपने कि एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां। दिस इज द आइडिया ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, है ना? जिसमें रैंडमनेस नहीं है। ये रैंडम ऑर्डर नहीं है, ये फिक्स ऑर्डर है। एक तरफ लड़कियां एक तरफ लड़के। अब वहीं पर थोड़े टाइम के बाद में वो टीचर चला गया। अगला जो टीचर आया वो बेचारा बड़ा शांत स्वभाव का टीचर था, है ना? अच्छा टीचर था। अब क्या हुआ, जैसे अगला टीचर आया लड़के लड़के एकदम मिक्स हो गए सारे। तो इसका मतलब सर रैंडमनेस बढ़ चुकी है। पहले रैंडमनेस नहीं थी, लड़के अलग लड़कियां अलग। सर रैंडमनेस अब बढ़ गई जब आपने मिक्स कर दिया। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी आप मिक्स करते हो ना तो रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज करती है। क्या कह रहा हूं मैं? जब भी आप पार्टिकल्स को मिक्स करोगे तो रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज करती है। सोचो कैसे, देखो अगर मान लो यहां पर ए है, अगर मैं मिक्स करने से पहले इसमें हाथ डालता ना तो मैं श्योर था कि भाई इसमें मुझे ए का पार्टिकल ही मिलेगा। अगर मैं इस डिब्बे में हाथ डालता ना तो मुझे श्योर था कि बी का पार्टिकल ही मिलेगा। जब मैं इस डिब्बे में हाथ डालूं तो मैं श्योर नहीं हूं कि ए का मिलेगा कि बी का मिलेगा। मतलब रैंडमनेस बढ़ चुकी है ना? मिक्स करने से, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मिक्स करने से हमेशा पार्टिकल्स की मिक्सिंग से क्या होगा बेटा? एंट्रोपी इंक्रीज करती है। एंट्रोपी इंक्रीज करती है, हमेशा ध्यान रखो। इस केस में जो डेल्टा एस मिक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब एंट्रोपी इंक्रीजेस। ठीक है? एंट्रोपी इंक्रीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो एक और टर्म आती है इसमें, डेल्टा जी मिक्स। डेल्टा जी को क्या बोलते हो? अबे डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अरे ये जी क्या है सर? ये है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना? गिब्स एनर्जी चेंज, है ना? फ्री एनर्जी भी बोलते हैं इसको या फिर गिब्स एनर्जी भी बोल सकते हो। मिक्स करने पे जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा हमेशा लेस देन 0 होगा। हमेशा डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन होगा, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? इसका मतलब डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो सर ये जो प्रोसेस है ना, ये कैसा है सर? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब मिक्सिंग अपने आप हो रही है पार्टिकल्स की, हमें कुछ बाहर से ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है? इस केस में डेल्टा जी मिक्स जो होगा वो क्या होगा बेटा? लेस देन 0 होगा। ठीक है? कोई कह रहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताओ। हे भगवान, 11 पास करके आए हो?
है भाई। तो ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो जो कंडीशंस थी मैंने सारी लिख दी। पहली कंडीशन क्या है, पीएस ऑब्जर्व्ड कैलकुलेट और पीएस कैलकुलेटेड बराबर होगा, सबसे पहली चीज। दूसरा, डेल्टा एच मिक्स 0 होगा। तीसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग। चौथा, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 होगी। पांचवा, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा। छठा, डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हैं, फटाफट से आप इसको नोट कीजिए। डेल्टा एस का मतलब है मुन्ना एंट्रोपी चेंज है भगवान, मैं बता रहा हूं भाई, मैं सर फोड़ दूंगा तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना कि सर डेल्टा एस क्या है। इधर देखो दीवार है, ये दीवार मेरे पास में, सर फोड़ लूंगा भाई मैं, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो यार। हाँ नोट करो तुम लोग, नोट करो भाई, नोट करो जल्दी से। हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के ये भी क्वेश्चन होते हैं ना यार आजकल, सर ये चैप्टर कब खत्म होगा। अरे भाई जो चल रहा है उसको पढ़ ले यार, चैप्टर खत्म होने की तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, वो सारी टेंशन लेने के लिए मैं हूं ना यार, मुझे पैसे मिलते हैं उस चीज के, है ना, वो टेंशन मत लो आप सिर्फ पढ़ाई करो। कब खत्म होगा, कब नया चैप्टर चालू होगा, किस चैप्टर में कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो मेरे पे छोड़ दो भाई, तुम अपना दिमाग मत लगाओ यार, तुम सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ। ठीक है, बाकी चीज अपने आप चलती रहेगी। ठीक है दादा, समझ गए। चलो फिर आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल बताओ, आप तो ना एग्जाम्पल बताओ आइडियल सॉल्यूशन के, एग्जाम्पल्स बताओ। देखो एग्जाम्पल में एक ही बात याद रखो तुम, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है एग्जाम्पल में, याद रखना है मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना बेटा, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा सेम रहता है लगभग। अब आपको ये समझ में नहीं आई होगी बात, सर सेम फैमिली के मेंबर से क्या मतलब है, सुनो देखो। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर, मैं पूछूं तुमसे कि ये आइडियल सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन आइडियल। आप बोलोगे सर हेक्सेन मतलब हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, हेप्टेन ये भी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, तो दोनों सेम फैमिली के मेंबर हुए, दोनों ही एल्केन फैमिली के मेंबर हैं। सर ये जो मिक्सचर होगा वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस। अच्छा, और देखो एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिखा है CH3Br लिख दिया एंड CH3Cl लिख दिया। सर ये है एल्काइल ब्रोमाइड, सर ये है एल्काइल क्लोराइड, ये दोनों भी तो सेम फैमिली के मेंबर हैं, ये दोनों हेलोजन एक ही फैमिली में तो आते हैं। सर ये दोनों भी किसके एग्जांपल होंगे? अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो सर ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? बोलो। अच्छा, और देखो मुन्ना, इसको बोला जाता है बेटा क्लोरोबेंजीन और इसको बोला जाता है ब्रोमोबेंजीन। भाई ये भी तो दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, यहां पर आपने बेंजीन रिंग लगा दी, फर्क तो सिर्फ इतना ही है ना। अरे बोलना यार, क्लियर यहां तक? अच्छा, और देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो बेटा, जो मर्जी हो, एक ही फैमिली के मेंबर। जैसे मान लो एक मैंने लिखा है मिथाइल अल्कोहल और दूसरा लिख दिया मैंने इथाइल अल्कोहल, ये देखो ये दोनों भी एक ही फैमिली के मेंबर है ना, अल्कोहल ही तो है, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, दिस इज इथाइल अल्कोहल। और देखो जैसे मान लो एक लिखा आपने बेंजीन और दूसरा लिख दिया टॉल्विन। अरे भाई बेंजीन और टॉल्विन, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, ये भी दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, है ना। तो ये अगर इनको मिक्स करोगे तो जो मिक्सचर होगा बेटा वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर है? नहीं, H2 और H2O2 कैसे एक हो गया बे? H2O इज वाटर, H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड भाई। हाँ दादा कैसे एक हो गया यार, भाई तुम कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ देखो, अब इसका जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ तो वही होगा जो हम लोगों ने पढ़ा है भाई। अगर ये आइडियल, अगर ये आपके क्या बोलना चाहिए, अगर ये आपके रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो वही बनेगा जो हमने पहले बनाया था रोल्स लॉ में। अरे बोलो ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो वही बनेगा जो हम लोगों ने रोल्स लॉ में बना के आए हम लोग। ये ग्राफ बना सकते हो ना, देखो इधर मैंने लिखा था वेपर प्रेशर और इधर लिखा था मोल फ्रैक्शन। अरे याद है तुम्हें? है भाई, ऐसा याद है ना, यहां पर हमने काई इज इक्वल टू 1 लिखा था,
काई बी इज इक्वल टू 0 लिखा था, यहां पर काई ए इज इक्वल टू 0 लिखा था, काई बी इज इक्वल टू 1 लिखा था। यस, तो यहां काई ए से इधर जाने पर बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस इधर से इधर जाने पर बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस जो बी का वेपर प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज करेगा। यहां पर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बी का? सर यहां हो जाएगा पी नॉट बी। याद है ना ये चीज? अरे बोलो तो सही भाई। और इधर से इधर जाने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो ए का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये लो जी, और यहां पर कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा पी नोट ए के बराबर। और सर अगर आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है ना तो दोनों को ऐड कर दो। दिस इज पी एस, जो बराबर होगा किसके? पी ए प्लस पी बी के इक्वल। अरे ये तुम पढ़ के आए हो ना यार, ए दादा रिवाइज करके आए हो ना यार, है ना? ये रिवाइज करके आए हो पक्का? तो ये ग्राफ किसका है? पी ए का, और ये ग्राफ किसका है? पीबी का। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ चलने वाले हैं। नोट करो जल्दी से। ठीक है जी? डन डन डना डन डन पक्का? चलो जी आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं मुन्ना, और अब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। सर ये क्या होंगे? ये मैं पहले ही बता चुका हूं। सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे, ऐसे सॉल्यूशंस जो डू नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ, है ना? ये बगावत कर देंगे। रॉल्ट्स लॉ आर नोन एज अच्छा लिख लो, रॉल्ट्स लॉ ओवर एन एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओवर एन एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देख रहे हो कितने प्यारे नोट्स बन जाएंगे अगर तुम बनाना चाहो तो, है ना? ओवर एन एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओवर एन एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अच्छा एक बात बताओ, अरे भैया अगर रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, जो आप कैलकुलेट करोगे ऑब्जर्व्ड, या फिर जो आप क्या करोगे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करोगे, ऑब्जर्व करोगे, बेटा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके? पीएस कैलकुलेटेड के। पीएस कैलकुलेटेड मतलब जो हम लोग रॉल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोग रॉल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे उसके इक्वल नहीं आएगा। अगर ऐसा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? वो बेटा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर? समझे क्या? ठीक है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, है ना? अच्छा इक्वल नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा हो कैलकुलेटेड से, या फिर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम हो कैलकुलेटेड से। भाई दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप रॉल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करो तो जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है, उसकी वैल्यू या तो इससे कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है। भाई दो ही तो केस बचते हैं। इक्वल हो जाएगी तो वो आइडियल वाले केस में चला जाएगा। अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या तुम दादा? मुन्ना इधर इधर, समझ में आ रही ना बात? अच्छा सर, दो केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर दो केस हो सकते हैं तो बेटा सुनो, दोनों केस आपके सामने लिखे हुए। देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ना, उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ईदर हायर और लोअर देन द आइडियल सॉल्यूशन, है ना? उससे या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर हाई है तो ऐसा बोला जाता है कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अगर आपका, है ना, अगर आपका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, इस केस में क्या होगा बेटा, आपका क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा है। अगर आपका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर
थ्योरेटिकल वाले से ज्यादा है, कैलकुलेटेड रॉल्स लॉ वाले से ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्स लॉ। और अगर जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाए, अगर आपका जो वेपर प्रेशर है ऑब्जर्व्ड वो कम हो जाए कैलकुलेटेड से, तो आप बोलोगे सर ये जो सॉल्यूशन है ये रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। मतलब इस केस में जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू पीएस कैलकुलेटेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर। तो पीएस कैलकुलेटेड कौन सा, वही कैलकुलेशन इसी से तो करते थे, पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी आई बी, है ना। यहां पर भी कैलकुलेटेड कौन सा, पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी काई बी। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मुन्ना। दादा कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और दूसरा वो सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एक बार के लिए फटाफट से नोट करो, एक बार के लिए फटाफट से नोट करो, देखें इसको। बेटा पॉजिटिव डेविएशन का मतलब सिर्फ इतना सा, अब देखो आइडियल तो रहा नहीं, आइडियल नहीं रहा मतलब वो आइडियल से अलग हो गया, डेविएट कर गया। अगर उसका वेपर प्रेशर आइडियल वाले से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर आइडियल वाले से कम है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव डेविएशन। बस नाम है, बस, है ना, बस नाम है बेटा, इतना सा, ठीक है। क्या कहा मैंने? सुनो देखो भाई, आपका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा, जो आप ऑब्जर्व करोगे एक्सपेरिमेंटली, वो या तो कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा या फिर वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम होगा। दो ही तो पॉसिबिलिटी है, इक्वल हुआ तो आइडियल हो जाएगा। अगर वो ज्यादा है तो आप बोलोगे सर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और अगर लेस देन है तो आप बोलोगे सर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कहने का मतलब ये है, समझ में आई? पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक बार ज्यादा है, दूसरी बार कम है। ठीक, क्लियर? यहां तक कोई परेशानी, हाँ या ना? है क्या? ठीक है, डन डन डन। अच्छा देखो एक चीज, एक चीज और भी थी, है ना। कुछ बच्चों का डाउट ऐसा भी था, सुनो सही डाउट बताता हूं। कुछ बच्चों का डाउट ऐसा भी था कि सर एक बात बताओ, सॉलिड स्टेट ना हमारे सिलेबस से हट चुका है ना। बहुत सारे देखो, जैसे सीबीएसई में सॉलिड स्टेट को हटा दिया, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप सॉलिड स्टेट पढ़ाओगे क्या? तो यार देखो मैं आपको बता दूं, सॉलिड स्टेट जेई के सिलेबस से नहीं हटा है, तो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी चैप्टर जो आपकी सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, बहुत सारे चैप्टर हट चुके हैं, है ना, वो सारे चैप्टर्स जेई के सिलेबस में है तब तक, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक हम लोग उन सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री हो। जब आप ऑर्गेनिक में जाओगे तो वहां पर भी मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में भी वो चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि हमारे सिलेबस से ये हट गया वो हट गया, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये, और एक चीज और थी कि कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर ना आप एक काम किया करो, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हो ना, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, है ना, उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको एक अलग से ना कॉलम में लिख दिया करो, एक ब्रैकेट में लिख दिया करो। सर हो क्या रहा है ना, सर हम लोग ना कैलकुलेशन करते हैं, हम क्लास में तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमें बाद जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, इसलिए समझ में नहीं आता, जब हम लोग से क्वेश्चन नहीं होते। तो इस वजह से आप जो भी सर आप टॉपिक पढ़ाते हो ना, उसको एक छोटे से ब्लॉक में लिख दिया करो। तो देखो भाई, मेरा मानना यह है, ये क्वेश्चन इसीलिए नहीं होते तुमसे, है ना, क्योंकि कितनी सी छोटी छोटी तो हम लोग चीजें लिखते हैं। अब ये चीज मैंने लिखी है, 5 पॉइंट यहां लिखे हैं, इन्हीं 5 पॉइंट को मैं अलग से कॉलम में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, वो पॉइंट तो वही रहेगा जो तुम्हारे पास लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ, उसको मैं अलग से कॉलम में लिख दूंगा। मतलब ये क्या हुआ, उससे ये क्या फायदा हुआ है भाई? हाँ, वो सही कह रहे हो आप, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और ना वो तुम्हारी गलत आदत पड़ जाएगी, तुम ना वो उसी के लिए ढूंढोगे। अच्छा देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, बेटा इंपॉर्टेंट हर चीज है वो जो तुम्हारी कॉपी में लिखी हुई है ना। जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो इसका मतलब तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ नहीं है। हर वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जो है, अब उस केस में क्या होगा, तुम सिर्फ उस छोटी सी चीज को पढ़ोगे, है ना, और हर चीज का तुम फॉर्मूला बना लोगे, हर चीज का फॉर्मूला बना लोगे, हर चीज की शॉर्ट ट्रिक बना लोगे, और लास्ट में उस शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए नई शॉर्ट ट्रिक बना लोगे, और कुछ नहीं समझ आएगा लास्ट में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जो रटने वाली चीज है वो तो रट लोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हारी नहीं हो पाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में ये नहीं चलता भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है,
है ना। और वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऐसे ब्रैकेट बनाने से नहीं आती, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आती है ना। इस बात को ध्यान दो। क्लियर? हाँ, तो रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है ना यार, रटोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर ना वो तोते बन के रह जाओगे। फिर दो चार क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते हैं, वो तो कर लोगे फॉर्मूले वाले, और फिर जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक आएगा फैल जाओगे फिर, है ना। समझ गए? हाँ, आ जाओ। अब इसके बाद तो ना वो ब्रैकेट की मत सोचो तुम कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे मत करो, है ना। आओ देखिए बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग उनकी बात करने वाले हैं, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बेटा, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहली चीज तो क्या है इसमें, सबसे पहली चीज तो यह है कि सर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है ना, वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा है। जो हम लोग फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं ना, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, तभी आप उसको पॉजिटिव डेविएशन वाला। अच्छा, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन है, मुझे एक बात बताओ, अगर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व वाला ज्यादा आ रहा है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो एक बात बताओ, अगर यह है लिक्विड ए, इसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ई ए, दूसरा लिक्विड है बी, इसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ई बी बी, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने के बाद आ गया ई ए बी। अब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो वेपर होगी वो ज्यादा बन रही है? यस, ज्यादा वेपर बन रही है, तभी ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा है कैलकुलेटेड से। और ज्यादा वेपर कब बनेगी? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये बताओ आप तो। हाँ जी, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो यार। वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। मैंने लिखवा रखा है तुम्हें, मैंने लिखवा रखा है तुम्हें, मैंने तुम्हें कॉपी में लिखवा रखा है। समझ गए तुम बात को, पकड़ लिया तुमने। सर अब ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आसानी से वेपराइज हो जाएंगे। सर ज्यादा वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आपको मिलेगा, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है, कम हो चुका है। इसका मतलब इस बात को लिख लो कि सर पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये तो ज्यादा होता है, और मिक्स करने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अरे बोलो। अब एक बात बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स थे अब वीक फोर्स हो गया, पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था अब वीक बॉन्ड हो गया, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? जल्दी बोलो। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से वीक बॉन्ड की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी वजह से हम लोग लिखेंगे कि सर डेल्टा एच मिक्स जो है इट इज ग्रेटर देन 0। मेरी बात समझ में आई? यस। अब एक बात और बताओ, मान लो इसका 10 ml लिया आपने, ठीक है, इसका 20 ml लिया, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो 30 ml होगा, 30 ml से ज्यादा होगा, या फिर 30 ml से कम होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो 30 ml होगा, 30 ml से ज्यादा होगा, या फिर 30 ml से कम होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोल मेरे भाई, जल्दी बोल मेरे भाई, जल्दी बोल। हाँ, 30 ml से क्या होगा? क्या होगा? 30 ml से ज्यादा होगा, क्योंकि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो इनिशियल वाले से ऐड करने से भी ज्यादा आएगा, मतलब जो V होगा ये ग्रेटर देन 30 ml आएगा, है ना। तो इसी वजह से डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मिक्स करने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बोली दी थी कि जो डेल्टा एस मिक्स होता है बेटा, मिक्सिंग से हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करती है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो। और यहां पर जो डेल्टा जी मिक्स होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा, एंट्रोपी चेंज जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो आइडियल हो या फिर वो नॉन आइडियल हो। समझ गए? अब ईमानदारी से बता दो, आग लगा के कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट बढ़िया ढंग से समझ में आया है? ईमानदारी से बताना, देखें, जल्दी बताओ, देखें।
हाँ जल्दी बोलो बेटा, फटाफट बोल दो देखें। जल्दी बोलो बेटा और नोट कर लो फटाफट से। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि जो इतनी मेहनत आप लोगों पे की जा रही है वो एकदम मेहनत काम में आ रही है ना? मैं मान के चल रहा हूं भाई। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब पता है, अब हम लोग बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। सर एग्जाम्पल बता दो, है ना? सर एग्जाम्पल्स बता दो। देखो एग्जाम्पल्स फटाफट से लिख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई इस केस में। आइडियल वाले में तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन आइडियल वाले केसेस में कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। देखो आप ऐसे याद रखो, लेट से आपके पास अल्कोहल है और आपके पास वाटर है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला बनेगा। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और देखो, मान लो आपके पास अल्कोहल है और अल्कोहल में आपने हाइड्रोकार्बन मिक्स कर दिया। क्या किया है आपने? अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन मिक्स कर दिया। कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे इथेन हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, कोई भी आपने हाइड्रोकार्बन मिक्स कर दिया तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? और देखो जैसे मान लो आपके पास एसीटोन है, नाम सुना है एसीटोन का? है भाई, एसीटोन है आपके पास। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बताइयो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपने एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया। ठीक है, एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, और देखो जैसे मान लो आपने एसीटोन के साथ अल्कोहल ले लिया बेटा, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, आपने क्या किया? CCl4 के साथ क्लोरोफॉर्म ले लिया। CH3 को क्या कहते हो? क्लोरोफॉर्म कहते हो, है ना? क्लोरोफॉर्म कहते हो, तो ये भी क्या करेगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना? अब देखो इनमें से कुछ चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना? एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली एक्सप्लेन करने के बाद भी याद ही रखना पड़ेगा। कैसे किया जा सकता है सुन लो, कैसे याद किया जा सकता है सुनो। जैसे मान लो अल्कोहल प्लस हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर आप उसमें मिक्स कर दोगे किसको? अगर आप अल्कोहल में मिक्स कर दोगे किसको? हाइड्रोकार्बन को, तो हाइड्रोकार्बन क्या करेगा? अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में घुसने की कोशिश करेगा, है ना? वो आपका हाइड्रोकार्बन अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच में घुसेगा तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आप इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंटली हैं, जो उन एग्जाम्पल्स को हमें याद रखना पड़ेगा। अरे समझे क्या? ये नोट करो देखें फटाफट से, बेटा नोट करो देखें। हाँ जी अरे नोट किया क्या? साउंड में क्या दिक्कत आ रही है? साउंड तो सही आ रहा है यार, तुम फालतू में बात कर रहे हो। हाँ साउंड एकदम बढ़िया आ रहा है, साउंड में क्या दिक्कत है? साउंड एकदम मस्त चल रहा है। हाँ भाई, हाँ और क्या। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई नोट कर लिया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आइए, आगे आइए। अच्छा एक बात और बता दूं, अच्छा जिन लोगों को ये नहीं पता कि डेल्टा जी क्या होता है, बेटा एक बार थर्मोडायनेमिक्स में जाके थर्मोडायनेमिक्स की बुक उठा के देख लेना। डेल्टा जी जो होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है ना? एक बार वो बुक उठा के देख लेना। ठीक, ऑल राइट। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसमें अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, सुनो आगे वापस ग्राफ पे, ग्राफ वाले पे एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एकदम मजा आएगा उसको करके। आ जाओ बेटा एडवांस। देखो एक ग्राफ बनाते हैं पहले, सुनो देखो ग्राफ बनाते हैं पहले। देखो बेटा ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग, ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग, वापस वही जो हमने उस समय बनाया था, पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में ग्राफ बना रहे हैं। बहुत ही आसान ग्राफ है ना? बहुत आसान है, बहुत इजी लगेगा तुम्हें, मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, आ जाओ देखिए। देखो
पहले मैं वो ग्राफ बना रहा हूं जो हम लोगों ने बनाया है अभी तक। इधर मैं लिख रहा हूं बेटा वेपर प्रेशर और इधर मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन। सुनो, यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है। यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, ठीक। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको मैं पी नोट भी लिख सकता हूं। और इस वाले पॉइंट पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का 0 है, मतलब यहां बी है ही नहीं, तो जो भी वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, ए की वजह से। मैंने यहां पी नोट ए लिख दिया, है ना बेटा। पी नोट ए और पी नोट बी दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पी नोट बी नीचे हो, पी नोट ए ऊपर हो, या फिर पी नोट ए ऊपर हो, है ना, ये दोनों चीज सेम, मतलब डिपेंड करेगा सॉल्यूशन कैसा है, ऊपर नीचे हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब एक बात देखो, इससे पहले जो हमने ग्राफ बनाया था वो क्या था, ऐसा था, यस। अरे बोलो ना यार, ऐसे ही तो ग्राफ बने थे इससे पहले जो हमने बनाए थे, बताओ। ये था सॉल्यूशन का ग्राफ, यही था ना। इससे पहले जो हमने ग्राफ बनाया था आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो हमने ग्राफ बनाए थे वो ये वाले थे, है ना। अब देखो, अगर वो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर था वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर इंक्रीज करेगा ना, तो देखो आपको ग्राफ कैसे बनाना है, आपको बढ़ा के बनाना है ग्राफ। आपको क्या करना है बेटा, ग्राफ को इंक्रीज करके बनाना है। इंक्रीज मतलब ऐसे, ये वाला तो है आइडियल वाला ग्राफ और ये वाला है पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ, क्योंकि अब जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ चुका है, इंक्रीज कर चुका है, ठीक है ना। तो पहले वाले से ऊपर बनानी है ना, पहले वाले से ऊपर बनाना। जैसे ये वाला जो ग्राफ है ना, ये आपका हो जाएगा पीएस का ग्राफ, है ना। जो ये वाला ग्राफ है ए का ग्राफ, इसको भी ऊपर बनाना, देखो ऐसे, इसको भी ऊपर बनाना है, ठीक। ये हो जाएगा बेटा किसका ग्राफ, पीए का। और जो पीबी वाला ग्राफ है इसको भी ऊपर बनाना, लेकिन इनिशियल और फाइनल जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, वो सेम ही रहना है, क्योंकि पी नोट ए बी और पी नोट ए और पी नोट बी, ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होती कभी भी। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन जो सॉल्यूशन का ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो हमने पहले वाले ग्राफ बनाए थे उनमें हल्का सा ऊपर बना दो बस। अरे समझे क्या बात को। हाँ भाई, क्लियर है, बना लिया ग्राफ सब लोगों ने। हाँ, एम एफ इज मोल फ्रैक्शन। दादा गलती हो गई महाराज, गलती हो गई मेरे से, मैंने एम एफ लिख दिया भाई, मोल फ्रैक्शन लिखता हूं, मोल फ्रैक्शन। लो 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 लो, ये लो, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ। अबे वेपर प्रेशर तो बढ़ रहा है ना, कोई कह रहा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कहां कर रहा है, देख ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर तो ज्यादा था कैलकुलेटेड से, तो कैलकुलेटेड वाला तो ये वाली लाइन है ना जो स्ट्रेट लाइन है, और ऑब्जर्व्ड वाला ज्यादा है तो ऊपर ही तो आएगा, नहीं क्या। हाँ किड्स बताओ। अच्छा, अब आ जाओ बेटा अगले पे। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कौन से, जो क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और ये पॉजिटिव डेविएशन का जस्ट ऑपोजिट होगा, तो इस पे ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो कम है और जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। अब एक बात बताओ, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, ऑब्जर्व वाला जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, अगर वो कम हो गया, तो एक बात बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये है सर कि आज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच वो बढ़ चुका है, इसी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ऑब्जर्व्ड वाला कम हुआ है। वेपर, अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर कम बनेगी, कम वेपर प्रेशर आएगा। अरे हाँ ना बोलना यार, ठीक है। और देखो, अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वीक फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा है, इसका मतलब सर एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0 होगा। और देखो, अगर एक का 10 ml एक का 20 ml बनाओगे तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 30 ml से कम आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो जो डेल्टा वी मिक्स का वैल्यू होगा बेटा वो लेस देन 0 आएगा, यस। और डेल्टा एस मिक्स जो होता है सर वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और जो डेल्टा जी मिक्स होता है सर वो हमेशा लेस देन 0 होता है। कहानी खत्म, खत्म भाई खत्म। ये हो गया तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन।
बताओ, नोट कर लो फटाफट। हाँ जी, नोट करो बेटा। और साथ साथ अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखवाना चाहूं, है ना, तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप याद रखो। H2O वाटर के साथ अगर कोई इनऑर्गेनिक एसिड है, अच्छा मुझे कोई इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल दे सकता है क्या? ऐसा कोई है माइका लाल? ऐसा कोई 30 मार्क है जो मुझे इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल दे सके? हाँ जल्दी बताओ, अब जल्दी बताओ। हाँ जी, इनऑर्गेनिक एसिड। ओ वाह वाह वाह, एक कह रहा है एसिटिक एसिड, हे भगवान। अबे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड HCl, HF, है ना, HNO3, H2SO4, ये होते हैं भाई। एसिटिक एसिड नहीं होता यार, ऑर्गेनिक वाले एसिड नहीं लेना है ना, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूं, है ना। HCl हो गया, जैसे बेटा HBr हो गया, जैसे HNO3 हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, सर ये वाले एग्जाम्पल होते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिनॉल प्लस एनिलीन। ये वाला एग्जाम्पल ना खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिनॉल की शक्ल जानते हो तुम? फिनॉल की शक्ल जानते हो, दिस इज योर फिनॉल। और एनिलीन जानते हो? है भाई, पहचानते हो क्या इसको? ये देखो, दिस इज योर फिनॉल। फिनॉल एंड एनिलीन, इसका जो मिक्सचर होता है ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एक और केस थोड़ा अलग सा है, अगर आपने एसीटोन क्या लिया है, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिला दिया, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिला दिया, तो वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, वो भी क्या करेगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर मान लो आप कहीं से भी पढ़ाई करते हो, आपके नोट्स में या फिर जैसे अपना जो मॉड्यूल है, जिन लोगों के पास मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में अगर इनसे कुछ अलग भी एग्जाम्पल और भी एडिशनल एग्जाम्पल भी अगर लिखे हुए हो, तो आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? यस, अगर इनसे कुछ अलग भी एग्जाम्पल हैं आपके मॉड्यूल में, उनको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, क्या हुआ, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है भाई? हाँ, अरे अभी ठीक हो जाएगा, वॉइस वाला ठीक हो जाएगा। अरे ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है भाई, ठीक हो गया। हाँ हाँ, ये नोट करो तुम लोग, ये नोट करो, देखिए जल्दी से। एसिटिक एसिड नहीं है भैया, एसिटिक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ऑर्गेनिक है वो। ठीक है, अरे भैया क्या हो गया साउंड में? अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से क्या हो गया? तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है क्या? है, चलो नोट कर लिया। अच्छा, अब अगर मान लो इसका आपको ग्राफ बनाना हो, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो बना लोगे क्या? है भाई, अरे इसका ग्राफ बना लोगे क्या तुम लोग? देखो, इसका ग्राफ बनाना है मुझे, जल्दी देखो, इसका अगर ग्राफ बनाना हो मुझे, इसका अगर ग्राफ बनाना हो मुझे, तो क्या बना लोगे तुम ग्राफ? हाँ जी, देखो क्या करना है, वही काम जो पहले कर रहे थे ना, बिल्कुल वही काम करना है जो पहले कर रहे थे वही। यहां पर देखो वेपर प्रेशर, ठीक है, यहां पर मोल फ्रैक्शन देख लो, अब की बार पूरा लिख दिया मैंने पहले ही, रिस्क नहीं लिया मैंने, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, है ना। यहां देखो, ए का मोल फ्रैक्शन 1 मान लेते हैं, बी का मोल फ्रैक्शन 0 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का 0 और बी का मोल फ्रैक्शन 1, ठीक है। अगर यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो यहां जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से, पी नॉट ए। यहां पर बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब यहां जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, पी नॉट बी की वजह से। आइए, जो हम लोग ग्राफ अभी तक बनाते आए थे वो बना लेते। अभी तक हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे सर, पीए का ग्राफ, नहीं नहीं ये वाला नहीं बनाएंगे, इस वाली स्केल से नहीं बनाएंगे भाई, दूसरी वाली से बनाएंगे। देखो दूसरा वाला लो, हाँ ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अरे बेटा हो रहा है अभी, वॉइस हो जाएगा ठीक, थोड़ा थोड़ा तो वेट तो करो, वॉइस ठीक हो जाएगा, थोड़ा वेट करो, लोग लगे हुए चेक करते हैं अभी। पहले तो तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है मुझे। हाँ ये वाला है पीबी वाला, ठीक है, और ये वाला है बेटा ए वाला, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ये आएगा, बस यही वाला ग्राफ था ना।
अरे ईमानदारी से बताओ, यही वाले तो ग्राफ थे जो हम लोगों ने पढ़े थे, यही वाले ग्राफ थे, ये थे आइडियल वाले ग्राफ। ये कौन से थे बेटा? आइडियल वाले ग्राफ। अब नेगेटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इसका मतलब जो जो अब नया वेपर प्रेशर आएगा वो पहले वाले वेपर प्रेशर से नीचे आएगा। देख रहे हो, ये नीचे, अब नीचे किसी भी तरह से जा सकता है, नीचे आएगा। क्लियर? अब यहां पर भी ये वाला जो वेपर प्रेशर देखो, ये किसका हो गया ग्राफ बेटा? पीएस का, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये देखो, ये वाला जो ग्राफ होगा ये भी नीचे जाएगा। ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये हो जाएगा सर पीए का, ठीक है। और ये बी वाला है तो ये भी जितना है उससे नीचे जाएगा। ये किसका हो गया बेटा? पीबी का ग्राफ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले में ऊपर बनाना है, नेगेटिव डेविएशन वाले में नीचे बनाना है, ठीक है। ठीक है जी, बन गया क्या? ग्राफ बनाओ जल्दी से, ग्राफ बना लो जल्दी से, ग्राफ बना लो जल्दी से। नोट करो बेटा, नोट करो। हाँ हाँ, वॉइस ठीक हो रही है भाई, वॉइस अभी अभी लगे हुए हैं लोग, अभी ठीक हो जाएगी, थोड़ा वेट करो तुम, तब तक थोड़ा झेलो। हाँ, मैं भी तो झेलता हूं तुम्हें, तो तुम भी झेलो थोड़ा, क्यों भाई? चलो आओ 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 आओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखें। हाँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर ले पहले। आइए जनाब। अरे कहां गया? ये रहा। हाँ भाई देखो जी, एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है मुन्ना, ये पूछा गया है 2020 में। जे 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अच्छे से सुनो आप। कहता है 35 डिग्री सेल्सियस पे आपको वेपर प्रेशर दे रखा है CS2 का 512 mmHg, और एसीटोन का दे रखा है 344 mg। मतलब क्या क्या दे रखा है? एसीटोन के साथ क्या मिला रखा है? कार्बन डाइसल्फाइड मिला रखा है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड मिला रखा है। और देखो कहता है जो सॉल्यूशन है एसीटोन, इसका टोटल वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो बना है कितना? 600 mmHg, ठीक है ना। ऑल राइट, आपसे पूछता है द फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? आपसे क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है भैया। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत स्टेटमेंट पूछा है। क्या लगता है आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत है भाई? देखो सबसे पहली चीज आप सुनो, आप सबसे पहली चीज सुनो। मान लेते हैं पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी होगा, पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं तुम्हें बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है। पीएस जो है ना वो किसके इक्वल? पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी के इक्वल, ये होगा। अब एक चीज देखो, मान लेते हैं ये है बेटा पी नोट ए और ये है पी नोट बी, पी नोट ए और पी नोट बी, ठीक। बेटा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 512। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 512। सर कैसे पता लगा? मान लो देखो ये 512, इसका मोल फ्रैक्शन 1 ले लेते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन 1, ये मोल फ्रैक्शन 0। तो इसी केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आएगा? 512 आएगा। अगर आप कोई दूसरा केस लोगे तो हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा, है ना, वो 512 से कम ही मिलेगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड है, जो कैलकुलेट मतलब जो कैलकुलेटेड है, जो दिया हुआ होता है वो कैलकुलेट है ना, वो तो है सर 600, सॉरी वो जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा 600, ये कौन सा है? 600 ये कौन सा है बेटा? ये वो होता है जो ऑब्जर्व्ड होता है। ये कौन सा होता है बेटा? जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया होता है। और ये कौन सा है? जो हमने थ्योरेटिकली फाइंड किया, दिस इज कैलकुलेटेड। तो सर कैलकुलेटेड वाला और ऑब्जर्व वाला दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा और ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। और मैं बताऊं ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बोला था कि एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है, इन दोनों का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, बताया था ना तुम्हें? अरे बोलो,
ये चीज बताई थी ना कि एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर होगा वो क्या करेगा सर, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो मुन्ना वो रोल्स लॉ को तो कभी फॉलो कर ही नहीं सकता, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो 100 ml और 100 ml मिलाने पे जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो 200 से ज्यादा होगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 200 से कम है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। बाकी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है। अबे सी कैसे आया है भाई? अरे बताओ ना यार, अरे बताओ ना यार। दादा फॉल्स पूछा ना, अरे फॉल्स पूछा है। पॉजिटिव डेविएशन में तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, 100 + 100 करोगे तो फाइनल वॉल्यूम 200 से ज्यादा आएगा। ये कह रहा है 200 से कम है, तो गलत हो गया। बताना यार दादा, ठीक है ना, समझ गए क्या पक्का दादा? हेलो, इधर स्क्रीन पे समझ में आ रही ना बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे आओ, आगे आओ फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे आओ। ये वाला देखो, अच्छा हाँ, 2019 का एक क्वेश्चन है, ये करते हैं बेटा। देखना 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 देखना, सारे बच्चे इधर देखो। 2019 का एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कहता है एम और एन दो एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। एन और एम क्या कर रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। आगे क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम एंड एन, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्योर लिक्विड एम, पी नोट एम की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है बेटा? 450, और पी नोट एन की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 700 mmHg, ठीक है ना। और आपको कुछ करेक्ट, ये 3-4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। क्या क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन सॉल्यूशन एक्सएम से दिखाना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इन सॉल्यूशन उसको एक्सएन से दिखाना है, वाईएम से वेपर फेज वाला होगा, वाईएन से एन का वेपर प्रेशर, और वाईएन से एन का वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा अब सुनना मेरी बात, देखो अगर मुझे वाईएम निकालना हो, सोच के देखो, अगर मुझे वाईएम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पीएम अपॉन पीएस, क्या यही फॉर्मूला होता है? और बेटा पीएम क्या होता है? पी नोट एम का ईएम, यही होता है, डिवाइडेड बाय पीएस, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ इधर देखो, और एक चीज देखो, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पी नोट एम की वैल्यू निकाल लेता हूं। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पी नोट एम की वैल्यू निकाल लेता हूं। वो कितनी होगी? वाई एम इंटू पी एस डिवाइडेड बाय काई एम। बेटा अच्छे से सुन लेना, देखो फिर गलती हो जाएगी, फिर बोलोगे रिपीट करो, ठीक है। यही वैल्यू आएगी पी नोट एम की वैल्यू। अच्छा सर, इसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने यहां से वाई एन की वैल्यू निकाली। बेटा वाई एन का वैल्यू क्या होगा सर? उसका फॉर्मूला बनेगा प्रेशर ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर पी एस। और बेटा पी एन की वैल्यू कितनी होगी? पी नोट एन काई एन डिवाइडेड बाय पी एस, यही बनेगा फॉर्मूला। यहां से आप क्या करो, यहां से बेटा पी नोट एन की वैल्यू निकाल लो। पी नोट एन कितना हो जाएगा? वाई एन इंटू पी एस डिवाइडेड बाय काई एन, यही होगा कि नहीं होगा? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ए दादा यहां तक कोई परेशानी नहीं है ना? अच्छा सर कोई परेशानी नहीं है। अब एक बात बताओ, पी नोट एम और पी नोट एन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? सर यहां पर दिख रहा है हमें कि पी नोट एन की जो वैल्यू है सर वो पी नोट एम से ज्यादा है। ये देखो ये वैल्यू लिखी हुई है, पी नोट एन इतना, पी नोट एम इतना, तो पी नोट एन की वैल्यू ज्यादा है। पी नोट एन की वैल्यू ज्यादा है मतलब वाई एन इंटू पी एस डिवाइडेड बाय एक्स एन, इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी पी नोट एम। पी नोट एम क्या है? पी एम इंटू पी एस डिवाइडेड बाय एक्स एम। और यहां से देखो बेटा जी हो क्या रहा है, सुनो, पी एस से पी एस उड़ गया, ठीक है, मैं एक्स एम को उधर ले गया, एक्स एम को मैं उधर ले गया, तो एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स एन इज ग्रेटर देन, ये वाई एन नीचे आ गया, वाई एम अपॉन वाई एन। चेक करो जरा, चेक कर लो, क्या ये रिलेशन तुम्हें समझ में आया क्या? और ऐसा ऐसा कौन से ऑप्शन में है सर? ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है। हाँ जी, अरे बोलो भाई, कुछ समझे? कुछ समझे कि ना समझे? समझ गए पक्का? सोच लो, समझ गए क्या? क्लियर? बस, तो मैंने दो इक्वेशन बनाई,
मैंने दो इक्वेशन बनाई, एक वाईएम वाली, वाईएम से पी नोट एम की वैल्यू निकाली, दूसरा वाईएन वाली, वहां से पी नोट एन की वैल्यू निकाली। मैंने कहा सर पी नोट एन ग्रेटर देन पी नोट एम है, बस इक्वेशन से मुझे वापस मिल गया, है ना। ये तो देखो, ये तो एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का। एक और दूसरा जो तरीका, एक जुगाड़ से भी आप कर सकते थे, जुगाड़ से भी आप कर सकते थे। कैसे? आप बोलते सर पी नोट एन की वैल्यू ज्यादा है, पी नोट एन की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब एन की वेपर ज्यादा बनी है, कह सकते थे ऐसा। पी नोट एन की वैल्यू ज्यादा है मतलब एन की वेपर ज्यादा बनी है, एन की वेपर ज्यादा मतलब एन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा एम के कंपैरिजन में। तो वाई एन की जो वैल्यू होगी, वाई एन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी वाई एम से, बिकॉज एन की वेपर ज्यादा बन रही है, वेपर ज्यादा बनेगी मतलब इसकी मोल फ्रैक्शन, इसके मोल्स ज्यादा होंगे, वेपर ज्यादा है तो एन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होगा, वाई एन का वैल्यू वाई एम से ज्यादा होगा। तो वाई एन अगर ज्यादा है तो वाई एम अपॉन वाई एन की जो वैल्यू होगी, अब देखो अगर एम की वेपर ज्यादा बनी है ना, एन की वेपर ज्यादा बनी तो वाई एम की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो लिक्विड फॉर्म में उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, मैं ऐसे कह सकता हूं। और वाई एम जो है वो कम है तो एक्सएम की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, सिंपल है ना। तो एक ही ऑप्शन ऐसा फिट बैठेगा कि जिसमें ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम, तो इसका मतलब एक्सएम अपॉन एक्सएन की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, हाई है। यहां पर देखो वाई एम की वैल्यू कम, वाई एन की वैल्यू ज्यादा, तो ये जो वैल्यू आएगी छोटी आएगी, ये जो वैल्यू आएगी बड़ी आएगी, है ना। और एक ही ऑप्शन फिट बैठेगा इस केस में। तो ये तो एक थोड़ा सा जुगाड़ है ना, ये तो था जुगाड़, लेकिन ये है इसका प्रॉपर मेथड जो हम लोगों ने किया सॉल्व, है ना। ये भी दो लाइन में खत्म हो गया, 3 लाइन में खत्म हो जाता है ना, 2 के बाद तीसरी खत्म कर जाएगी। ठीक है, क्लियर? अरे बोलो। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जेई एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा है, 2016 जेई एडवांस का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, हाँ बेटा देखो 2016 जेई एडवांस का क्वेश्चन है, क्या कहता है, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन से मिक्सचर है जो रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो। हाँ जी, अरे जल्दी बोलो ना, कौन से? सर कार्बन टेट्रा क्लोराइड अभी बताया था, बताया था ना, CCl4 के साथ, CCl4 के साथ है आपका अल्कोहल। बेटा इसको भी आप अपने ऑप्शन में लिख सकते हो, है ना। CCl4 के साथ अगर क्लोरोफॉर्म नहीं है ना, क्लोरोफॉर्म नहीं है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, इसको आप पॉजिटिव डेविएशन वाले में लिख सकते हो। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एसीटोन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन होगा। बेंजीन प्लस टोल्यूइन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन सर ये तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। यस, फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन सर ये नेगेटिव डेविएशन आएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। बेटा कार्ब ए भी होगा बी भी होगा, ऑप्शन ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था ये वाला क्वेश्चन, ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। CCl4 के साथ अगर मिथेनॉल है, हमने अगर इसको मिस किया तो आप उसको लिख सकते हो, हमने इसको मिक्स किया क्या एग्जाम्पल में, या फिर लिखा हुआ है आपने पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल के साथ हाइड्रोकार्बन, इसमें और लिख लेना बेटा, वो वाला एग्जाम्पल है ना। ओ, 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 ओ। हाँ ये इसमें लिख लेना बेटा, एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। ऑलराइट, CCl4 के साथ अल्कोहल, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाली कैटेगरी में आएगा। क्लियर? ए और बी दोनों ऑप्शन इस केस में करेक्ट होंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, एक और क्वेश्चन जो 2017 जेई एडवांस में पूछा गया, 2017 जेई एडवांस में पूछा गया। हाँ अबे सी क्यों नहीं है, क्योंकि सेम फैमिली के मेंबर है, वो तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। 2017 जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या कह रहा है, फॉर ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड एल और एम, दो लिक्विड दे रखे, एक है एल और दूसरा है एम, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ एल, एल का वेपर प्रेशर और इधर देखो एम का मोल फ्रैक्शन, इसके बीच एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, इसके बीच एक ग्राफ बनाया गया। सुनना, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पे एम का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब एल का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। इस वाले पॉइंट पे एम का मोल फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब एल का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। और अगर एल का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब ये जो जेड पे जो आया है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, पी नोट एल की वैल्यू है। अरे बोलो ना, ये जो वैल्यू है किसकी है, पी नोट एल की वैल्यू है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ग्राफ ऐसा बनता कि नहीं बनता।
अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ग्राफ ऐसे बनता, सीधी लाइन बनती ना। इसका मतलब सिर्फ ये आइडियल सॉल्यूशन तो है नहीं। अच्छा, अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है कि नेगेटिव डेविएशन वाला? जल्दी बताओ। ये जो ग्राफ आपके सामने दिया गया है, बनाया गया है, ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है या फिर नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ है? सबसे पहले तो ये बताओ। ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है या फिर नेगेटिव वाला? जल्दी बोलो। मानते हो ना? मानते हो पहली चीज तो, बहुत बढ़िया। मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ होगा, ये तुमने मान लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ है, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है ना? अच्छा, अब आप ऑप्शन में पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। लिखता है द पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। क्या कह रहा है कि जो Z पे वेपर प्रेशर है वो प्योर लिक्विड M के वेपर प्रेशर के इक्वल है। नहीं, ये तो प्योर लिक्विड L के वेपर प्रेशर के इक्वल है। Z पे L का मोल फ्रैक्शन 1 है, M का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो M तो है ही नहीं। यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर है किसकी वजह से है? L की वजह से। इसका मतलब सर A जो है ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, अच्छा, अब आपने कहा सर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करना चाहिए। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन LL एंड MM आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन LM एंड मिक्स इन सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है भाई। EMM और ELL इसकी वैल्यू ज्यादा है EML से, मतलब पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बात सही है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसका मतलब सर ये वाली जो बात लिखी है इसने बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, अच्छा, और देखो, कहता है पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। ये तो फिर गलत कह रहा है। Z पे कह रहा है प्योर लिक्विड M का वेपर प्रेशर, नहीं, प्योर लिक्विड L का वेपर प्रेशर। बहुत बढ़िया। और आ जाओ, सबसे लास्ट पॉइंट डी को देखो, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L। बिल्कुल सही बात है, देखो प्योर लिक्विड L का वेपर प्रेशर, और एंड रॉल्ट्स लॉ इज ओबेड व्हेन XL टेंड्स टू 0। कह रहा है जब आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ L, XL लगभग 1 के बराबर आ रहा है, XL की वैल्यू जब लगभग 1 के बराबर आ रही है तो जो ग्राफ है वो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, ग्राफ को रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब समझते हो कि जो ग्राफ है ना वो एकदम सीधा चलेगा, जो ग्राफ है वो सीधा चलेगा। अब सोच के देखो, इस वाले पॉइंट के बाद, इस वाले पॉइंट के बाद आपको ऐसा लग रहा है जो ग्राफ है वो सीधा चल रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन से लग रहा है क्या? ए भाई बताना यार, देख मैं इसको मिटा देता हूं। एक बात बता, इस वाले पॉइंट के बाद क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया? चलो इस पॉइंट के बाद नहीं, इस वाले पॉइंट के बाद मान लो, इस वाले पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा है ग्राफ सीधा हो गया। यस, और ग्राफ सीधा जाना ये तो बताता है किसको? रॉल्ट्स लॉ को। भाई रॉल्ट्स लॉ में जो ग्राफ है वो हमेशा सीधा चलता है, ऐसे ऐसे। तो कह रहा है जब XL की वैल्यू लगभग 1 के बराबर है, जब XL की वैल्यू लगभग 1 के बराबर है, तब ये ग्राफ रॉल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये सही बात है, एकदम जोरदार बात है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो बी और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं, हर चीज को ध्यान से सुनते हैं, क्लास में कई भी बात को, है ना, वो स्पैमिंग वालों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी लिखते रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग ईमानदारी से क्लास में पढ़ते हैं, ढंग से बात को सुनते हैं, तो वो जेई मेंस के क्वेश्चंस भी कर पाते हैं और जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी कर पाते हैं। इतना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो क्लास में ध्यान कहीं और है ना, बैठे हैं शारीरिक रूप से लेकिन मानसिक रूप से नहीं, उन लोगों को फिर ये वाली चीजें समझ में नहीं आती, है ना। वो सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, इतने बड़े ऑप्शंस देख के और ये ग्राफ देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वो उस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ते, है ना। और जब क्वेश्चन के साथ भिड़ोगे नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं, जब क्वेश्चन के साथ ट्राई नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कहां से होगा। कुछ ऐसी चीज हो जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई हो और जेईई एडवांस में आई हो तो बता दो, हर चीज इसमें से पूछी गई है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, 2017 का एग्जाम्पल है ना। क्वेश्चन करके मजा आया, अच्छा लगा ना कि हाँ यार एडवांस का क्वेश्चन हो गया हमसे, है ना। चलो एक और क्वेश्चन में है, वो होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये भी कौन से साल का है? 2018 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। और आई कैन गारंटी यू, अगर तुम लोग ढंग से नोट्स पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो विद इन 2 मिनट्स तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन अच्छे से नोट्स पढ़ के, ठीक है, पक्का।
अच्छा, ऑल राइट। तो ये बेटा हमने पढ़ लिया आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटा सा। अबे 5-7 मिनट तो दे दोगे? अभी तो जस्ट, हाँ 8 बजे अपनी क्लास खत्म होने का एग्जैक्ट टाइम है, 5-7 मिनट दे दो, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस अपना खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या बोलते हो? अबे यार इतना तो कर सकते हो ना यार मेरे लिए, नहीं क्या? बोलो, समझ सकते? अच्छा आओ, देखो देखो देखो, हाँ हाँ, एक छोटी सी चीज समझ लो, चलो एक छोटी सी चीज समझ लो, डिस्टिलेशन क्या होती है उसको मैं समझाने जा रहा हूं। बेटा 5 मिनट दो, जरा 5 मिनट दो। डिस्टिलेशन क्या होता है ना, डिस्टिलेशन क्या होता है समझो। यह हालांकि 11th क्लास का टॉपिक है, मैं तुम्हें वापस समझा रहा हूं 12th क्लास में। ये वही चीज समझा रहा हूं जो 11th की है और 9th में भी पढ़ा है तुमने, है ना। देखो डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बोतल ले रखी है ना। आपने क्या कर रखा है बेटा, एक बोतल ले रखी है ऐसी, है ना। इसके अंदर 2 लिक्विड ले रखे हैं, समझना अच्छे से। आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर 2 लिक्विड ले रखे हैं, ए और लिक्विड बी। मान लेते हैं ये जो है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, और जो बेटा बी है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 2 लिक्विड, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। इसको बंद कर रखा है, यहां से कुछ वेपर है जो यहां पे बाहर आएगी। अब एक बात बताओ तुम मुझे, क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अगर ए और बी दोनों का तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट पता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जब इसको हीट करूंगा, तो किसकी वेपर ज्यादा बनेगी? भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब ये मोर वोलेटाइल है। ये क्या बेटा? मोर वोलेटाइल है। इसकी मोर वोलेटाइल मतलब इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम होना मतलब पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, ये वेपर ज्यादा बनेगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ये लेस वोलेटाइल है ना, इसकी वेपर कम बनेगी। लेस वोलेटाइल होने का मतलब वेपर कम बनेगी, है ना। अच्छा, अगर ए की वेपर बनेगी ज्यादा, यहां पर आपने ए की जो वेपर है, जैसे ही टेम्परेचर सोच के देखो, आप इसको हीट करते गए, जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे ए जो लिक्विड होगा उसकी वेपर बन जाएगी, ए लिक्विड की वेपर बनेगी। यहां पर मान लो आपने कंडेंसर लगा रखा है, क्या लगा रखा है? कंडेंसर लगा रखा है। तो जैसे ही ए की वेपर बन के यहां से इधर जाएगी, ये कंडेंसर क्या करेगा? ए की वेपर को कंडेंस कर देगा, और जो ए है उसको इकट्ठा कर लोगे आप इधर, वेपर कंडेंस होके ए वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अब जो बी है, बी का तो बॉइलिंग पॉइंट कितना था बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बी अभी बॉइल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, 50 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ और सिर्फ ए बॉइल हुआ, ए की वेपर्स बनी, और ये जो वेपर्स थी इन दोनों को हमने इधर से इधर कर लिया, ठीक है। इसकी ए की वेपर बनी, उसको कंडेंस कर लिया, और ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। बी जो था वो इधर रह गया, ए जो था वो इधर रह गया, ए और बी दोनों अलग अलग हो गए। तो जब 2 लिक्विड ऐसे हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, तो उनको आप डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग अलग कर सकते हो। आप डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग अलग कर सकते हो। अब डिस्टिलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, है ना, एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन। ये अलग अलग टाइप्स हैं, वो डिपेंड करता है। उन टाइप्स की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है इस वाले टॉपिक में। हमें सिर्फ ये समझना है कि जब किन्हीं लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, तो आप उन लिक्विड्स को विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन अलग अलग कर सकते हो, है ना, जैसे हमने इधर उधर अलग अलग कर लिया। लेकिन सोच के देखो, ये जो 2 लिक्विड हैं, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं? अगर सोच के देखो इन दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, तो क्या आप डिस्टिलेशन की हेल्प से इन दोनों लिक्विड को अलग अलग कर पाओगे क्या? आप बोलोगे सर फिर नहीं हो पाएगा। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, सोच के देखो एक बार, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, दोनों को मिक्स किया 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होएगा, ए की भी वेपर बन जाएगी और बी की भी वेपर बन जाएगी। और ऐसे आप लिक्विड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं,
उन मिक्सचर्स को बोला जाता है, उन मिक्सचर्स को बोला जाता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स उनको बोला जाता है जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो गया है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोला जाता है उनको। क्या कहा मैंने? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखो एक टर्म लिखी हुई है यहां पर, फॉर्म कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, है ना। क्यों? जो आपने दो लिक्विड डाले थे ए और बी, ए और बी को मिक्स किया, ए और बी को मिक्स किया, तो बेटा एक टाइम ऐसा आता है, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऐसा आता है जब इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स हो जाता है। अब ए और बी अलग अलग नहीं रहे, ये एक ही लिक्विड की तरह बिहेव कर गया है। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस हो गया मान लो, तो ए और बी दोनों ही एक साथ बॉइल होने लगते हैं। ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनको एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में, इसके दो टाइप होते हैं, है ना, और ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। तो बेटा नेक्स्ट जो क्लास होएगी उसमें ये जो होमवर्क दिया है, होमवर्क जो क्लास में दिया है, क्लास में दिया हुआ होमवर्क ये किया करना है, ठीक है, और जो आपकी डीपीपी मिली है वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है ना, आज का होमवर्क ये है, बाकी इसको हम लोग अगली क्लास में और देख लेंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अपने को एक्सटेंड करने की इतनी असर जरूरत नहीं है ना, इतनी जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। एजियोट्रोप छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, है ना, लास्ट टॉपिक है, लेकिन उसमें भी हमें कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। फिर उसके बाद ये जो चैप्टर है ना वो हो जाएगा खत्म। क्लियर? हाँ ठीक है, पक्का। चलो फिर अब एक बात बताओ यार, तुम लोग पढ़ाई तो कर रहे हो ना रेगुलर? क्योंकि ये चैप्टर अब मतलब काफी समाप्ति की तरफ जा रहा है, अब खत्म होने की तरफ जा रहा है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 3 से 4 लेक्चर और चैप्टर खत्म। तो अब आपका चैप्टर को पूरा अच्छे ढंग से रिवाइज करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस वो बहुत जरूरी हो गया है ना। तो अच्छे से बेटा रिवाइज आप लोग करते रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कर रहे हो रिवाइज पक्का? देख लो, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर रहा हूं। पक्का? अच्छा, हाँ हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर और वो सारा उसी में आएगा। ठीक है, तो आपको याद है मैंने एक तुम्हें 4 लाइन सुनाई थी आप लोगों की फरमाइश पे, आज 4 नहीं थोड़ी 8 लाइन सुनाता हूं। आपको याद है मैंने एक छोटी सी एक लाइन सुनाई थी तुम्हें, 4 लाइन सुनाई थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो वो एक्चुअली एक पोइम है, टोटल पूरी एक पोइम है, वो एक कविता है ना। सोनलाल द्विवेदी ने उसको लिखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता है, और उसका मैंने एक पैराग्राफ आपको सुनाया था, है ना। आज मैं आपको वो पूरी, मतलब वो एक शायरी की तरह लगती है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसमें जो भी बाकी जो पैरा है वो मैं आपको सुनाता हूँ, और अच्छे से सुनना। बहुत ही शानदार लाइन लिखी है, बहुत ही प्यारी लाइंस लिखी है, और एग्जाम्पल दिए कि कैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। लाइफ में वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सक्सेस होता है। जो इंसान भिड़ता रहता है ना, मुश्किलों का सामना करता रहता है, और जो भाग जाता है उन मुश्किलों से डर के, उसका कुछ नहीं होगा, है ना। तो एक चींटी का एग्जाम्पल देते हुए समझाता है, एक चींटी का एग्जाम्पल है ना। वो कहता है कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में उत्साह भरता है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको नहीं अखरता है। कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर आगे कहता है कि डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, दुगना बढ़ता उत्साह देख हैरानी में, और खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और जो सबसे लास्ट वाली 4 लाइंस हैं जिसको आपको अपने जीवन में उतारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कहता है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, उसमें सुधार करो, जब तक ना हो जाओ सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत ही शानदार लाइंस हैं ये, है ना, जिसको अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले, है ना, एक चींटी कितनी सी होती है यार, अपने सामने क्या उसकी वैल्यू है, लेकिन वो भी हार नहीं मानती, है ना, लगी रहती है लगी रहती है लगी रहती है, 1 से 2, 2 से 4, और फिर वो काम बन ही जाता है उनका, है ना। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा लाइफ में ऐसा बनने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं अभी के लिए आपको ये बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही है, लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तब आपको लगेगा कि यार जो मेरा स्कूल वाला टाइम था वो ज्यादा अच्छा था, मुश्किलें इनसे ज्यादा ही हैं, लाइफ आसान नहीं है, आप भले ही किसी भी कॉलेज में पहुंच जाओ, कहीं पे भी पहुंच जाओ, उसके बाद ये सबसे अच्छा टाइम आपका यही वाला है, यूं मानो। और इस बात को हमेशा याद रखना, भले ही जब आप बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो ये टाइम और मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप इसी प्रॉमिस के साथ जा रहे हो कि सर जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे ढंग से रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चले फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।